हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ वीविंग। वीविंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, कैसे हम वीविंग करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम वीविंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था लूम के टाइप्स और उसके पार्ट्स, कि लूम क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप की लूम्स होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वीविंग के कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए जो हम वीविंग के अंदर यूज करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीविंग क्या होती है। वीविंग फैब्रिक बनाने की प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर दो सेट यार्न के आपस में इंटरलेसमेंट करते हैं। वो दो सेट जो यार्न के होते हैं उनमें एक सेट का नाम होता है वार्प और दूसरे सेट का नाम होता है वेफ्ट। जब वार्प और वेफ्ट दो धागे आपस में एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के हिसाब से इंटरलेसमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपको यार्न दिखाई दे रहा है उसे हम वार्प यार्न कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यार्न आपको दिखाई दे रहा है उसे हम वेफ्ट यार्न कहते हैं। वार्प यार्न का दूसरा नाम एंड भी है और वेफ्ट यार्न का दूसरा नाम पिक है। तो हम वेफ्ट को कई बार पिक के नाम से भी बुलाते हैं और वार्प यार्न को एंड के नाम से बुलाते हैं। वार्प यार्न क्या होते हैं? जो यार्न सेल्वेज के पैरेलल होते हैं उन्हें वार्प यार्न्स कहा जाता है, या जो फैब्रिक के अंदर लेंथ वाइज धागे होते हैं उन्हें वार्प यार्न कहा जाता है। वेफ्ट यार्न किसे कहा जाता है? वेफ्ट यार्न जो सेल्वेज के परपेंडिकुलर धागे होते हैं उन्हें वेफ्ट यार्न कहा जाता है, या जो फैब्रिक की विड्थ डायरेक्शन में धागे होते हैं उन्हें वेफ्ट यार्न कहा जाता है। अब बात आती है कि सेल्वेज क्या होता है। सेल्वेज फैब्रिक के किनारे को कहा जाता है। जो हम फैब्रिक किसी शॉप से खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उसके साइड में एक किनारा होता है जिसके ऊपर कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है। जैसे कि रेमंड, सियाराम या जो भी अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके नाम होते हैं। उस किनारे को सेल्वेज कहा जाता है वीविंग की टर्म्स में या टेक्सटाइल की टर्म्स में। तो उस सेल्वेज के पैरेलल जो धागे होते हैं उन्हें वार्प कहा जाता है और उसके परपेंडिकुलर जो धागे होते हैं उन्हें वेफ्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि फैब्रिक बनाने के लिए हमें जिस मशीन की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं। तो फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए हमें बेसिकली जिस मशीन की ज़रूरत होती है उसे लूम कहा जाता है। लूम कितने प्रकार की होती है और कैसे कौन कौन से पार्ट्स मिलकर लूम में फैब्रिक बनाने का काम करते हैं उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप उसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हम वीविंग के अंदर यूज़ करते हैं वो है ईपीआई एंड पीपीआई। ईपीआई का मतलब है एंड्स पर इंच या वार्प यार्न्स पर इंच। जो फैब्रिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर 1 इंच में हम कितने वार्प यार्न्स लेकर फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे एंड्स पर इंच कहा जाता है। इसको काउंट करने के लिए हम पिक ग्लास का भी यूज़ करते हैं। और पीपीआई का मतलब है पिक्स पर इंच या वेफ्ट यार्न्स पर इंच। हमारा जो फैब्रिक हमने वीविंग में प्रोड्यूस किया है उसके अंदर कितनी पिक्स 1 इंच के अंदर हैं या कितने वेफ्ट यार्न्स 1 इंच के अंदर हैं उसे पिक्स पर इंच कहा जाता है। एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच हम फैब्रिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को एंड्स पर इंच ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, उसके हिसाब से हमें फैब्रिक की ईपीआई और पीपीआई रखनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है यार्न काउंट। यार्न काउंट क्या होता है? यार्न काउंट के 2 सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा यार्न उतना ही कोर्सर कहलाएगा, मोटा होता जाएगा, और इनडायरेक्ट सिस्टम में जैसे जैसे यार्न का नंबर बढ़ेगा उतना ही यार्न फाइन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा।
तो धागे की मोटाई या धागे की कितना पतला है उसको देखकर हम यार्न काउंट डिसाइड करते हैं। हमारे फैब्रिक के अंदर हमें फाइनर यार्न चाहिए या कोर्सर यार्न चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं एंड यूज़ के हिसाब से, और उसके हिसाब से हम हमारे फैब्रिक के अंदर धागा यूज़ करते हैं। तो हमें यार्न काउंट पता होना चाहिए कि वार्प का काउंट कितना लेना है, वेफ्ट का काउंट कितना लेना है हमें कोई फैब्रिक प्रोड्यूस करते समय। इसके बाद बात करते हैं क्रिम्प की। क्रिम्प क्या है? जब हम वीविंग करते हैं तो वीविंग करते समय वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट की वजह से यार्न के अंदर एक वेवीनेस आती है, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उस वेवीनेस को हम क्रिम्प कहते हैं। क्रिम्प को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वार्प क्रिम्प, वेफ्ट क्रिम्प। क्रिम्प कैलकुलेट करने के लिए हम पहले जो हमने धागा फैब्रिक से निकाला है उसकी लेंथ नोट कर लेते हैं, और उसके बाद उस धागे को स्ट्रेट करके वो लेंथ नोट कर लेते हैं। जो स्ट्रेट लेंथ है उसमें से हम क्रिम्प लेंथ को माइनस करके फॉर्मूला यूज़ करके वार्प क्रिम्प और वेफ्ट क्रिम्प कैलकुलेट कर लेते हैं। वेफ्ट क्रिम्प वार्प क्रिम्प इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि हमें जो फैब्रिक बनाना है उसको बनाने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितनी लेंथ प्रोड्यूस करनी है उस फैब्रिक की, और उस लेंथ को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा यार्न हमें लेना पड़ता है ताकि हमारा फैब्रिक पूरा बने। अगर हम क्रिम्प परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते हैं तो जितना फैब्रिक हमें प्रोड्यूस करना है वो हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्रिम्प के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्रिम्प कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो सब हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए वीविंग करते समय। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो मोशन होता है वीविंग के अंदर उसके बारे में, यानी कि शेडिंग। शेडिंग क्या होती है? वैसे वीविंग के अंदर 3 तरह के मोशन होते हैं, प्राइमरी मोशंस, सेकेंडरी मोशंस, ऑक्सिलरी मोशंस। हर एक मोशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे प्राइमरी मोशन के 3 टाइप्स हैं, शेडिंग, पिकिंग, बीटअप। इसी प्रकार से सेकेंडरी मोशन के 2 टाइप हैं, टेकअप, लेट ऑफ। ऑक्सिलरी मोशन के 3 टाइप हैं, वार्प स्टॉप मोशन, वेफ्ट स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर मोशन। तो जो प्राइमरी मोशन में पहला मोशन है शेडिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे कि शेडिंग क्या होती है, कितने टाइप्स का शेड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस टाइप के शेड की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेडिंग की कि शेडिंग होती क्या है। जब हम वीविंग करते हैं तो हम वार्प यार्न का यूज़ करते हैं। हमारी जो बैक बीम होती है उसके अंदर हम वार्प यार्न को बाइंड करते हैं। वो वार्प यार्न वीविंग एरिया में आते हैं। उन वार्प यार्न्स को हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, वार्प यार्न्स को 2 लेयर में डिवाइड करने की प्रोसेस को शेडिंग कहा जाता है। शेड हमें इसलिए प्रोड्यूस करना पड़ता है क्योंकि हमें उसके अंदर वेफ्ट यार्न इंसर्ट करना है, तभी हमारे वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट हो पाती है। अब बात करते हैं कि शेड कितने टाइप्स का होता है। शेड बेसिकली 4 टाइप का होता है, बॉटम क्लोज शेड, सेंटर क्लोज शेड, सेमी ओपन शेड और ओपन शेड। ये 4 तरह की शेडिंग हम यूज़ करते हैं वीविंग करते समय। हर एक शेड की अपनी अपनी एडवांटेज हैं, अपनी अपनी डिसएडवांटेज हैं। वो हम हमारी लूम के हिसाब से, जो फैब्रिक हमें प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से, या जो यार्न हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस लूम के अंदर हमें किस प्रकार की शेडिंग यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम क्लोज शेड की। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, बॉटम क्लोज शेड के अंदर 2 लाइन्स होती हैं, एक बॉटम लाइन और एक टॉप लाइन। बॉटम लाइन हमेशा स्टेशनरी रहती है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। जो यार्न्स हैं वो टॉप लाइन तक जाते हैं और वापस नीचे आते हैं शेड फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए इस टाइप की शेडिंग को बॉटम क्लोज शेड कहा जाता है। जो बॉटम लाइन है उसके ऊपर सभी यार्न्स लेवल होते हैं। उसके बाद जब फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, मोशंस कैरी आउट करते हैं, तो जो सारे यार्न्स एक लेवल पर हैं, बॉटम लाइन पर हैं, उसमें ये मान लीजिए आधे वार्प यार्न हैं, ये दूसरे आधे हैं, तो ये बॉटम लाइन जो है वो स्टेशनरी है और टॉप लाइन ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी। फिर जो बॉटम लाइन पर जो धागे थे वो ऊपर जाएंगे और जो पहले ऊपर गए थे वो स्टेशनरी हो जाएंगे, दूसरे यार्न ऊपर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बॉटम लाइन हमेशा स्टेशनरी रहती है, टॉप लाइन अप करती है फिर डाउन करती है। जो टॉप लाइन की मूवमेंट है वो शेड की डेप्थ की 2 टाइम्स हमें रखनी पड़ती है,
मतलब जो शेड हमें प्रोड्यूस करना है, जिसके अंदर से शटल आराम से पास हो सके, उस शेड की हमें इतनी विड्थ रखनी पड़ती है कि टॉप लाइन उस तक जाके शटल के लिए प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड कर सके। तो बॉटम क्लोज शेड के अंदर बॉटम लाइन हमेशा स्टेशनरी रहती है और टॉप लाइन अप एंड डाउन मूव करती रहती है। टॉप लाइन में एक बार यार्न ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर जो यार्न बॉटम लाइन में थे वो ऊपर जाएंगे और जो दूसरे यार्न ऊपर गए थे वो बॉटम लाइन का प्लेस ले लेंगे। इस प्रकार से बॉटम शेड प्रोड्यूस होता है। अब बॉटम शेड की क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ बॉटम शेड, जब हम बॉटम शेडिंग का यूज करते हैं तो उसके अंदर अल्टरनेटली वार्प यार्न्स अप एंड डाउन होते हैं। अल्टरनेटली का मतलब है कि जैसे ये यार्न्स एक बार ऊपर चले गए तो दूसरी बार ये यार्न नीचे रहेंगे और जो नीचे थे वो यार्न ऊपर जाएंगे। मतलब एक बार इन धागों को ऊपर जाना है, दूसरी बार दूसरे धागों को ऊपर जाना है। तो जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेस है, वो डिवाइड हो जाता है आधे आधे धागों के अंदर, जिसकी वजह से फैब्रिक का कवर अच्छा प्रोड्यूस होता है। दूसरी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम फाइन फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉटम शेडिंग का यूज करके। और थर्ड एडवांटेज ये है कि इस टाइप की शेडिंग को हम हैंडलूम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि अनइक्वल टेंशन होती है यार्न्स के अंदर, क्योंकि जो टॉप लाइन बनाते हैं जो यार्न्स, उनके अंदर टेंशन ज्यादा रहती है और जो बॉटम लाइन है उनके अंदर बहुत ही कम टेंशन होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम कॉम्पैक्ट फैब्रिक प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर अनइक्वल टेंशन होती है वार्प यार्न्स के अंदर, जिसकी वजह से फैब्रिक कॉम्पैक्ट नहीं बना सकते हम। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर ज्यादा पावर कंजम्पशन होती है, क्योंकि यार्न्स को डबल हाइट तक जाना पड़ता है एक प्रॉपर शेड प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि दूसरे टाइप के शेड में दोनों लाइंस की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हाफ मूवमेंट होती है यार्न्स की। लेकिन इसके अंदर एक लाइन स्टेशनरी है, दूसरी लाइन को उस लेवल तक जाना पड़ता है जहां तक शटल उसके अंदर अच्छे से एंटर कर सके, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन होती है और इसकी वजह से इसके अंदर टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। सेंटर क्लोज शेड के अंदर एक सेंटर लाइन होती है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक टॉप लाइन होती है और एक बॉटम लाइन होती है। तो सबसे पहले जब हमारे यार्न्स स्टेशनरी हैं तो वो सेंटर लाइन पर लेवल होते हैं, सारे यार्न्स सेंटर लाइन के ऊपर एक लेवल में होते हैं। उसके बाद जब शेडिंग स्टार्ट होती है तो टॉप लाइन हाफ मूव करती है, बॉटम लाइन हाफ मूव करती है, मतलब दोनों यार्न्स हाफ हाफ मूवमेंट करते हैं, जितनी हमें शेड की डेप्थ चाहिए उसके हिसाब से। आधी मूवमेंट टॉप लाइन के धागे करेंगे, आधी मूवमेंट बॉटम लाइन के धागे करेंगे। और शेड ओपन होने के बाद वापस जब क्लोज होता है तो दोनों यार्न्स, दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन के यार्न्स सेंटर पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इस टाइप के शेड को सेंटर क्लोज शेड कहते हैं। इसके अंदर दोनों यार्न्स आधी आधी मूवमेंट करते हैं तो इक्वल स्ट्रेन पड़ता है दोनों यार्न्स के ऊपर और मूवमेंट जो है वो दोनों यार्न्स की इक्वल होती है। हाफ मूवमेंट टॉप लाइन करती है, हाफ मूवमेंट बॉटम लाइन करती है। तो इसके अंदर जो टॉप लाइन के यार्न्स हैं और बॉटम लाइन के यार्न्स हैं, दोनों को हाफ हाफ मूवमेंट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सेंटर क्लोज शेड। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर इक्वल टेंशन रहती है टॉप लाइन यार्न्स के अंदर और बॉटम लाइन यार्न्स के अंदर। अनइक्वल टेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस होती है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसके अंदर शेड जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दोनों यार्न्स को हाफ हाफ मूवमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाई प्रोडक्शन हम ले सकते हैं लूम के अंदर। टाइम कम लगता है शेड प्रोड्यूस होने में, क्योंकि दोनों को हाफ हाफ मूवमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, जबकि बॉटम क्लोज शेड में एक ही यार्न को पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। तो इस टाइप की शेडिंग में टाइम कम लगता है, हाई प्रोडक्शन होती है, लेस पावर कंजम्पशन होती है, पावर की कंजम्पशन भी कम होती है। लूम के अंदर वियर एंड टियर भी कम होता है, क्योंकि दोनों इक्वल मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों जो यार्न है। और शेड प्रोड्यूस करने में भी टाइम जो रिक्वायर है वो कम लगता है एज कंपेयर टू बॉटम क्लोज शेड। तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं सेंटर क्लोज शेडिंग की। तो अब बात करते हैं थर्ड टाइप की शेड की, जिसका नाम है सेमी ओपन शेड। सेमी ओपन शेड के अंदर हम एक सेंटर लाइन यूज करते हैं, एक टॉप लाइन और एक बॉटम लाइन। इस शेडिंग के अंदर हम डायरेक्टली जो यार्न्स की मूवमेंट है वो टॉप लाइन ऊपर जाएगी
और एक ही मूवमेंट में वो टॉप लाइन डायरेक्ट बॉटम लाइन तक आएगी। इसके अंदर सेंटर में जो वार्पियांस हैं वो रुकते नहीं हैं, सेंटर में कोई इंटरवल नहीं होता है। टॉप लाइन मान लीजिए सबसे पहले वीविंग स्टार्ट होने से पहले जब यार्न एक स्टेशनरी पोजीशन पे है तो जो टॉप लाइन के जो धागे हैं वो एक मूवमेंट में डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और दूसरी मूवमेंट में वो डायरेक्ट नीचे जाएंगे। तो वही यार्न्स जो टॉप लाइन प्रोड्यूस कर रहे थे वो दूसरी मूवमेंट में बॉटम लाइन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो टॉप लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं वही बॉटम लाइन प्रोड्यूस करने के बाद सेंटर में जाके इंटरवल लेते हैं और उसके बाद टॉप लाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसको सेमी ओपन शेड कहा जाता है। इसके अंदर ओपन शेड क्लोज शेड दोनों साइमल्टेनियसली बनते हैं, क्योंकि जब टॉप लाइन बिल्कुल ऊपर जा रही है और बॉटम लाइन बिल्कुल नीचे आ रही है तो हम उसको ओपन शेड बोलते हैं, और जब दोनों लाइंस एक दूसरे को टॉप से लेके बॉटम तक क्रॉस कर रही हैं तो उसको क्लोज शेड बोलते हैं। तो इसके अंदर जो टॉप लाइन की मूवमेंट है वो एक ही मूवमेंट में या तो डायरेक्ट बॉटम लाइन तक चली जा सकती है या उसको सेंटर में रोक के दोबारा टॉप में ले जाया जा सकता है। मतलब सबसे पहले हमारी टॉप लाइन प्रोड्यूस हुई, उसके बाद बॉटम लाइन बन गई, उसके बाद जब दोबारा टॉप लाइन बनी हम उसको सेंटर से वापस ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक मूवमेंट में जो टॉप लाइन है वो बॉटम तक जाएगी और बॉटम लाइन टॉप तक आएगी। हम सेंटर में रोक के दोबारा उसको टॉप लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इस टाइप की शेडिंग को सेमी ओपन शेड कहा जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस टाइप की शेडिंग की। तो एडवांटेज में सबसे पहली एडवांटेज है कि इसके अंदर टॉप लाइन और बॉटम लाइन यार्न्स के अंदर इक्वल स्ट्रेन होता है, दोनों के अंदर स्ट्रेन इक्वल रहता है जिससे फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर शेड प्रोड्यूस होने में टाइम कम लगता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाई होती है। हम इसके अंदर लूम की स्पीड हाई रख सकते हैं क्योंकि दोनों यार्न मिलकर शेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम हाई स्पीड पे लूम को रन कर सकते हैं। इस टाइप की शेडिंग का यूज हम डोबी में, जैकार्ड में कर सकते हैं। इसके अंदर वियर एंड टियर और पावर कंजप्शन कम होता है क्योंकि दोनों लाइन आपस में मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से जो पार्ट्स हैं लूम के उनके अंदर वियर एंड टियर कम होता है। इस टाइप की शेडिंग का यूज हम फैंसी फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेकेज है वो इस टाइप की शेडिंग में कम होता है क्योंकि दोनों यार्न्स के अंदर इक्वल स्ट्रेन है, अनइक्वल नहीं है। अनइक्वल स्ट्रेन होने पर यार्न ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इस टाइप की शेडिंग की। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके अंदर जब हम अननेसेसरी मूवमेंट कई बार हमें करनी पड़ती है यार्न्स की, क्योंकि कई बार हमें सेमी ओपन शेड की जरूरत होती है लेकिन हमें यार्न्स को बॉटम तक लेके जाना पड़ता है, तो अनयूजेबल मूवमेंट जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि इसकी एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं लास्ट टाइप की शेड की, जो है ओपन शेडिंग। अब ओपन शेडिंग के अंदर दो लाइंस होती हैं, कोई सेंटर लाइन नहीं होती जैसा कि पहले हमने दूसरे शेड्स में देखा। इसके अंदर एक टॉप लाइन होती है, एक बॉटम लाइन होती है। जब मशीन स्टॉप होती है तो यार्न्स या तो टॉप लाइन में रहेंगे या बॉटम लाइन में। दूसरे शेड के अंदर जैसे बॉटम क्लोज के अंदर बॉटम में रहते हैं, सेंटर क्लोज के अंदर सेंटर पे रहते हैं, सेमी ओपन शेड में सेंटर में या टॉप या बॉटम में रहते हैं। लेकिन ओपन शेड के अंदर यार्न्स या तो टॉप लाइन में रहेंगे या बॉटम लाइन में रहेंगे, और जब वीविंग स्टार्ट होती है तो टॉप लाइन डायरेक्टली बॉटम लाइन बन जाती है और बॉटम लाइन डायरेक्टली टॉप लाइन बन जाती है। बीच में कोई भी इंटरवल नहीं होता यार्न्स का, इसलिए इस टाइप की शेड को ओपन शेड कहा जाता है। लूम स्टॉप है तब भी यार्न इस पोजीशन में रहेंगे, टॉप लाइन और बॉटम लाइन इस पोजीशन में नहीं रहते ओपन शेडिंग के केस में। तो इसलिए इस टाइप की शेडिंग में टॉप लाइन डायरेक्टली मूवमेंट के बाद बॉटम लाइन बन जाती है और बॉटम लाइन डायरेक्ट मूवमेंट के बाद टॉप लाइन बन जाती है, इसलिए इस शेडिंग को ओपन शेडिंग कहते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं ओपन शेडिंग के, तो पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं ओपन शेडिंग की, इसके अंदर जो बीटअप है वो क्रॉस शेड फॉर्मेशन में होता है। जब क्रॉस शेड होता है उस टाइम पर बीटअप होता है इस टाइप की शेडिंग में। इक्वल स्ट्रेन होता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, तो इसलिए फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस होती है। इसके शेड प्रोड्यूस होने में कम टाइम लगता है और इसके अंदर पावर कंजम्पशन जो है वो कम होती है, और हम इसका यूज जनरली टैपेड शेडिंग के लिए करते हैं।
इसके अंदर हम बेसिक फैब्रिक जैसे ट्विल साटिन को प्रोड्यूस करने के लिए इस टाइप की शेडिंग का यूज करते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं इस टाइप की शेडिंग की। डिसएडवांटेजेस, इसके अंदर ब्रेकेज रेट हाई होता है, क्योंकि जब लूम स्टॉप है उस कंडीशन में भी टॉप लाइन और बॉटम लाइन के यार्न्स स्ट्रेन में रहते हैं, खिंचाव रहता है उसके अंदर, जिससे ब्रेकेज रेट ज़्यादा होता है इस टाइप की शेडिंग में। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो जो पीछे की हील्ड शाफ्ट हैं उनके यार्न्स के अंदर स्ट्रेन ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू जो फ्रंट की हील्ड शाफ्ट है उसकी बजाय। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, जिससे पीछे की हील्ड शाफ्ट के जो यार्न है उनका ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। इस टाइप की शेडिंग में हमें एक लेवलिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो हील्ड फ्रेम को एक लेवल में लाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी इस टाइप की शेडिंग की। तो ये कुछ टाइप के शेड थे जो हम शेडिंग मोशन के अंदर यूज़ करते हैं, उनकी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।